स्टडी विद बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 14 अगस्त 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन के अनुसार किस राज्य में वनों की कटाई की उच्च दर के कारण हॉर्नबिल पक्षी के निवास स्थान खतरे में पड़ रहा है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। देखिए, उपग्रह डेटा पर आधारित एक अध्ययन में कुछ पारिस्थितिकविदों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अरुणाचल प्रदेश की पापुम आरक्षित वन पक्के टाइगर रिजर्वादी में वनों की कटाई दर उच्च रही है। इसका प्रमुख कारण वनों की अवैध कटाई और निर्जातीय संघर्ष रहा है। पापुम आरक्षित वन में हॉर्नबिल की 3 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि पक्के टाइगर रिजर्व में चौथी प्रजाति पाई जाती है। वनों की कटाई अधिक होने से हॉर्नबिल पक्षी पर प्रतिकूल प्रभावों के संदर्भ में पारिस्थितिकविदों द्वारा चिंता व्यक्त की गई है। बात करें हॉर्नबिल के बारे में तो हॉर्नबिल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अफ्रीका, एशिया और मलेशिया में पाए जाने वाला एक पक्षी है। यह सर्वाधिक वानस्पतिक पक्षी है और आमतौर पर जोड़े में दिखाई पड़ती है। भारत में पाई जाने वाली इस मुख्य प्रजाति इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है, जिसे हिंदी में धनेश पक्षी कहते हैं। हॉर्नबिल या धनेश पक्षी केरल और अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी है। हॉर्नबिल पक्षी के अवैध शिकार ने इसे संकटग्रस्त कर दिया है। भारत सरकार ने इसके संरक्षण के लिए कई प्रोग्राम भी चलाए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी फिलीपींस। देखिए, इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर स्थित माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी फिर से भड़क उठा है। लगभग 400 वर्ष की निष्क्रियता के बाद यह ज्वालामुखी वर्ष 2010 में से सक्रिय है। इंडोनेशिया में रिंग ऑफ फायर अथवा परिप्रशांत महासागर मेखला में अवस्थित होने के कारण कई सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागर मेखला प्रशांत महासागर के चारों ओर विस्तृत क्षेत्र हैं तथा निरंतर होने वाली भूकंपीय घटनाओं तथा ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। रिंग ऑफ फायर में विश्व के लगभग 75% ज्वालामुखी पाए जाते हैं तथा कुल भूकंपीय घटनाओं में से 90% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। बात करें ज्वालामुखी विस्फोट के कारण की, तो कोई भी ज्वालामुखी सक्रिय, सुप्त अथवा मृत अवस्था में हो सकता है। ज्वालामुखी का उद्गार भूगर्भिक क्रियाओं के कारण पृथ्वी की मेंटल परत के पिघलने से निर्मित मैग्मा के सतह तक ऊपर उठने पर होता है। चूंकि मैग्मा ठोस शिलाओं की तुलना में हल्का होता है, जिस कारण यह छिद्रों तथा दरारों से होकर पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाता है। सतह पर स्फुटित होने के पश्चात इसे लावा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य के द्वारा 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू की जाएगी? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, लगभग 17 लाख परिवारों की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से असम सरकार राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए पात्र परिवारों को 830 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे। इस योजना से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के 15 से 17 हजार परिवारों को लाभ पहुंचेगा। असम में यह सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ पृथक्करण योजना होगी। अरुणोदय योजना के लिए असम सरकार 210 करोड़ रुपए प्रति महीने वहन करेगी। सॉरी, इसमें केरल हो गया है, असम होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए सिख धर्म, ऑप्शन बी पारसी धर्म, ऑप्शन सी जैन धर्म, ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। देखिए, पर्युषण पर्व जैन समाज का एक महत्वपूर्ण पर्व है। पर्युषण का अर्थ परि यानी चारों ओर से और उषण का अर्थ आराधना है।
जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर समाज के पर्युषण पर्व भाद्रपद मास में मनाए जाते हैं। श्वेतांबर समाज 8 दिन तक पर्युषण पर्व मनाते हैं, जबकि दिगंबर 10 दिन तक मनाते हैं, जिसे वे दशलक्षण कहते हैं। श्वेतांबर के व्रत समाप्त होने के बाद दिगंबर समाज के व्रत आरंभ होते हैं। यह पर्व महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है तथा मोक्ष प्राप्ति के द्वारा खोलता है। पर्युषण पर्व के समापन पर विश्व मैत्री दिवस अर्थात संवत्सरी पर्व मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है? ऑप्शन ए सुनीता विलियम्स, ऑप्शन बी कमला हैरिस, ऑप्शन सी तुलसी गबार्ड, ऑप्शन डी प्रमिला जयपाल। देखिए, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जो बाइडेन ने कमला हैरिस को मनोनीत किया है। अब 7 अक्टूबर को उनकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस से डिबेट होगी। पेंस रिपब्लिक पार्टी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। अमेरिका में 59वां राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर को होने वाला है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली वह पहली अश्वेत महिला है। कमला हैरिस वर्तमान में कैलिफोर्निया से सीनेटर है। चुने जाने पर कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला होगी। कमला हैरिस की पहचान भारतीय अमेरिकन के तौर पर है। उसकी मां श्यामला गोपालन भारत के तमिलनाडु राज्य की थी। वे कैंसर रिसर्चर थी। कमला हैरिस के नाना वीपी गोपालन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कमला के पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के हैं। बात करें, इसमें दिया हुआ है सुनीता विलियम्स के बारे में। तो सुनीता विलियम्स अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल की दूसरी महिला है। इसमें दिया गया है एक तुलसी गबार्ड के बारे में। तो तुलसी गबार्ड अमेरिका की प्रथम हिंदू कांग्रेस वुमेन है, जो अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से हवाई राज्य की प्रतिनिधित्व करती है। बात करें प्रमिला जयपाल की, तो प्रमिला जयपाल भारतीय मूल की अमेरिकी राजनीतिज्ञ हैं तथा वॉशिंगटन के 7वीं संसदीय सीट में से सीनेटर हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कमला हैरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 अगस्त, ऑप्शन बी 10 जून, ऑप्शन सी 25 सितंबर, ऑप्शन डी 5 मई। देखिए, प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं के मुद्दों और उनकी बातों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। बात करें इस साल के थीम की, तो इस साल यानी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य विषय वैश्विक गतिविधियों में युवाओं की प्रतिबद्धता है। इसके इतिहास की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में यह दिवस मनाने का फैसला किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन पहली बार साल 2000 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1985 में अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 12 अगस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हुए डॉक्टर राहत इंदौरी निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी लेखन, ऑप्शन डी संगीत। देखिए, जाने माने शायर और संगीतकार राहत इंदौरी का 11 अगस्त को निधन हो गया। वो 70 वर्ष के थे और कोरोना संक्रमित थे और बाद में उनको कोरोना संक्रमित पॉजिटिव आई रिपोर्ट और उनको फिर बाद में दिल का दौरा पड़ने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपने लगभग 50 साल के करियर के दौरान राहत साहब ने बहुत सारे फिल्मों में गीत लिखे हैं। राहत इंदौरी ने अपनी स्कूलिंग इंदौर के नूतन स्कूल से और स्नातक की पढ़ाई इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से की थी। 1975 में उन्होंने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल के उर्दू साहित्य में एमए और 1985 में भोज विश्वविद्यालय से उर्दू साहित्य की पीएचडी भी उपाधि प्राप्त की थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी संगीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसान से लेकर आम आदमी तक के लिए नीति आयोग की अगुवाई में निजी सहभागिता से कितने ऐप विकसित किए गए हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी
12। देखिए, कोविड के बाद की जिंदगी को आसान बनाने के लिए सरकार 7 ऐप ला रही है। इनमें किसान, मजदूर एवं आम आदमी को ध्यान में रखा गया है। ये सभी सॉल्यूशन बनकर तैयार है और पिछले 3 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7 घंटे से अधिक समय तक इनकी समीक्षा कर चुके हैं। समीक्षा में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और आईटी व इलेक्ट्रॉनिक सचिव भी मौजूद थे। बिना दस्तावेज दिखाए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी की प्रक्रिया डिजिटल तरीके से पूरी करने के लिए केवाईसी सेतु बनाया जा रहा है। मंगलवार को नीति आयोग के ट्वीट में कहा गया है कि अगर आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी है तो उन सभी दस्तावेजों को फिर से प्रस्तुत करना होता है जो पहले से आपके बैंक के पास हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं करना होगा। आपके केवाईसी को डिजिटल तरीके से बिना किसी बाधा के साझा करने के लिए केवाईसी सेतु शुरू किया जा रहा है। काशी को शुरू करने के बारे में अभी कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। नीति आयोग के मुताबिक काशी की मदद के बिना किसी दस्तावेज के किसानों व मजदूरों को बिना झंझट के 5 मिनट में कर्ज मिल जाएगा। इसमें किसी एजेंट या दलाल की कोई भूमिका नहीं होगी और कर्ज के लेन देन में कोई जोखिम नहीं होगा। नीति आयोग के ट्वीट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने केवाईसी सेतु और काशी को लेकर कहा, इन दोनों प्रोडक्ट को देश के स्ट्रीट वेंडर्स को सक्षम बनाने की दिशा में काम करने की जरूरत है। अगर हम इन स्ट्रीट वेंडर को पारंपरिक कर्ज से मुक्त दिलाने में कामयाब हो गए तो कल्पना कीजिए कि कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जाएंगे। उन्नति ऐप पर 20 करोड़ श्रमिकों के जीवन यापन के लिए कामकाज की जानकारी होगी, जिसके माध्यम से उन्हें काम मिल सकेगा। स्वस्थ ऐप की मदद से आसानी से इलाज से लेकर दवा उपलब्ध कराने की सुविधा मिलेगी। यूलिप सॉल्यूशन देश की सप्लाई चेन को पूरी तरह से डिजिटल करने में सहायक होगी, जो कृषि क्षेत्र में किसानों को डिजिटल मदद देगा। वर्चुअल तरीके से पढ़ाई लिखाई के चलन को बढ़ाने के उद्देश्य से समशिक्षा को विकसित किया गया है। नीति आयोग के मुताबिक इन ऐप पर डाटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और किसी थर्ड पार्टी के लिए डाटा उपलब्ध नहीं होगा। ये ऐप अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भाषाओं में होंगे। नीति आयोग की अगुवाई में निजी सार्वजनिक सहभागिता के तहत इन्हें विकसित किया गया है। तो आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि इसमें 7 ऐप है और केवाईसी इनका जो नाम है ये है केवाईसी सेतु, काशी, उन्नति, स्वस्थ यूलिप, कृषि नीव और समशिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिना मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। देखिए, गुजरात सरकार ने सूखे, अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को उक्त स्थितियों में हुए नुकसान की भरपाई के लिए बिना किसी प्रीमियम दिए मुआवजा मिल सकेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की नई योजना इस वर्ष के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का स्थान लेगी। हालांकि यह योजना केवल 1 वर्ष के लिए ही लागू होगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार कुल 4500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इस वर्ष खरीफ यानी मानसून के मौसम में फसल बोने वाले किसानों को इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। क्षतिपूर्ति केवल तभी दी जाएगी जब फसल का नुकसान 33% से अधिक होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए शुरू की गई द एनीवेयर स्कूल सेवा का संचालन किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी अमेजन। देखिए, कोरोना के कारण भारत समेत कई देशों में स्कूल बंद है और छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। इस बीच गूगल ने लाखों छात्रों को और अधिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए द एनीवेयर स्कूल सेवा का शुरुआत की गई है। यह सेवा 250 से अधिक देशों में गूगल मीट, क्लासरूम व जी सूट आदि उत्पादों पर उपलब्ध होगी। इसमें 50 से अधिक फीचर्स मिलेंगे। वीडियो कॉलिंग ऐप गूगल मीट पर सितंबर से कॉन्फ्रेंस के दौरान 49 लोगों तक के टाइल व्यू दिखाए गए हैं और इसमें जेमबोर्ड व व्हाइट बोर्ड की सुविधा भी उपलब्ध होगी। टाइल व्यू मोबाइल या कंप्यूटर पर प्रतिभागियों की बनने वाली छोटी छवि को कहा जाता है। जेमबोर्ड व व्हाइट बोर्ड पठन पाठन में प्रयुक्त होने वाला फीचर है।
कंपनी अक्टूबर से गूगल मीट में निजता को बढ़ावा देने वाले कुछ और फीचर लॉन्च करेगी। कंपनी की वीपी यानी एजुकेशन अवनी साहा ने कहा, शिक्षा से जुड़े ग्राहकों के लिए गूगल के सभी प्लेटफॉर्म के ब्रेकआउट रूम्स व उपस्थिति की निगरानी जैसी सेवाएं जोड़ी जाएगी। इसका उद्देश्य ज्यादा कक्षाओं में सहभागिता व प्रतिभागियों की उपस्थिति का हिसाब रखने की सुविधा प्रदान करना है। ब्रेकआउट रूम्स किसी बैठक को सत्रों तक विभाजित करने की सुविधा प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गूगल। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।